Subscribe now. गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल सेशन में। आज हम बात करेंगे वर्ब से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज नोन एज नॉन फाइनाइट वर्ब। भाई बहुत ज्यादा दर्द है इसको लेके हमारे एस्पिरेंट्स के अंदर। इन्फिनेटिव का यूज, पार्टिसिपल्स का यूज, जेरेंड का यूज कब और कैसे करना है, किस कंडीशन में करना है, क्या है ये, इस तरह की सारे के सारे डाउट्स इस एक क्लास में आपके क्लियर होने वाले हैं। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी एस्पिरेंट्स हमसे जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं, सभी को प्यारा सा गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, आज के वर्ड ऑफ द डे के साथ। और आज का वर्ड ऑफ द डे हमारे सामने आ रहा है स्क्रीन पे, और आज का वर्ड ऑफ द डे है बोनहोमी। अगर हम बोनहोमी वर्ड की बात करें तो इसका मतलब क्या है, आप सभी क्या है, बोनहोमी है। बोनहोमी का मतलब क्या हुआ, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, बुराई कर रहा हूं, फटाफट बताओ। सो बोनहोमी का मतलब होता है खुश मिजाज। बोनहोमी का मतलब क्या होता है, खुश मिजाज। एक ऐसा बंदा जो हमेशा खुश रहता है, खुश मिजाज इंसान है, परेशान नहीं होता, दुखी नहीं होता, उसको हम बोनहोमी से रिलेट कर सकते हैं। सो जेन्युइनिटी से अगर हम इसके सैनोनिम्स की बात करें या मीनिंग्स की बात करें तो जेन्युइनिटी इसका सैनोनिम हो सकता है कन्वेरिटी या फिर अफेबिलिटी, ये सब इसके सैनोनिम्स हो जाएंगे। अगर हम बात करें एंटोनिम की तो कोल्डनेस हो गया इसका एंटोनिम, ठीक है। सो अब अगर हम बात करें इसकी इमेज की, बोनहोमी को हम इमेज से कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो ये देखो बच्ची है ना, काफ़ी ज़्यादा खुश है, इसको आप रिलेट कर सकते हैं सीधे सीधे बोनहोमी से, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो खुश है, ठीक है, उसको आप सीधे सीधे इससे रिलेट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें वर्ब की, देखो वर्ब एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन्स भी हमारे लिए लेके आता है ये टॉपिक, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे हम फंसते हैं वर्ब से रिलेटेड। किस कंडीशन में, कब, कैसे, क्या करना है, इस तरह की चीज़ों में हम फंसते हैं। जैसे अगर मैं वर्ब की बात करूँ तो वर्ब 4 पार्ट्स में इन जनरल डिवाइड है, ठीक है। फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर मैं बेसिक देखूं हर तरह की वर्ब का, आज हमें बात करनी है नॉन फाइनाइट वर्ब पे, स्पेशली जो डिस्कशन होना है नॉन फाइनाइट वर्ब पे। फाइनाइट वर्ब क्या है, फाइनाइट वर्ब जनरल वर्ब्स होते हैं। लाइक अगर मैंने बोला आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, तो आई के साथ एम आया। अगर मैं आई की जगह ही लगा देता तो इज आ जाता, दे लगा देता तो आर आ जाता, या सुनो। इसी को बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब का मतलब यह होता है जो सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है, दैट आर नोन एज फाइनाइट वर्ब। अगर हम बात करें नॉन फाइनाइट वर्ब की, ऐसी वर्ब्स जिन पे फर्क नहीं पड़ता सेंटेंस के सब्जेक्ट का और टेंस का, उन्हें बोलते हैं हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स, जिस पे हमें आज स्पेशली डिस्कशन करना है अभी। ट्रांजिटिव वर्ब, जो वर्ब्स अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती वो है ट्रांजिटिव वर्ब्स, लाइक आई एम टीचिंग यू। और अगर इंट्रांजिटिव वर्ब्स की बात करें, इन जनरल, बिल्कुल जनरल से बात कर रहा हूं आपसे मैं, जो वर्ब्स अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती, आई एम प्लेइंग, ही लाफ्स, ये सब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। बेसिक सी बात है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इन वर्ब्स को एक बार देख लेते हैं फटाफट। फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब्स, वर्ब्स दैट आर लिमिटेड बाय नंबर एंड पर्सन इज नोन एज फाइनाइट वर्ब। जनरली हम बचपन से फाइनाइट वर्ब्स को पढ़ते हैं, जो नंबर और पर्सन में क्या होती हैं, डेफिनेट है, निश्चित है, उनको हम फाइनाइट वर्ब से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें ही इज प्लेइंग, तो यहां पे इज फाइनाइट वर्ब हो गया। दे आर प्लेइंग, तो यहां पे आर फाइनाइट वर्ब हो गया। हियर्स द सब्जेक्ट ही एंड दे डिसाइड वेदर वी नीड टू यूज इज और आर। यहां सब्जेक्ट ये डिसाइड कर रहा है कि हमें वर्ब क्या यूज करनी है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना है हमें यहां पे, ठीक है। सो इज और आर हमारी क्या है, फाइनाइट वर्ब है। देखो ये चीज समझ में आ गई ना सबको, ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है, दैट आर नोन एज फाइनाइट वर्ब। अगर हम बात करें नॉन फाइनाइट वर्ब की, नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब्स हैं जो सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। एक्चुअल में अगर मैं आपको बताऊं ना, तो नॉन फाइनाइट वर्ब
कहीं ना कहीं सेंटेंस में वर्ब की तरह फंक्शन ही नहीं कर रही होती, ज़्यादातर केसेस में, कभी कभी कर रही होती हैं। ज़्यादातर केसेस में नॉन फाइनाइट वर्ब सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में वर्ब की तरह वर्क ही नहीं कर रही होती हैं। लाइक अगर मैंने बोला वर्ब्स दैट आर नॉट लिमिटेड बाय नंबर एंड पर्सन इज नोन एज नॉन फाइनाइट वर्ब। ऐसी वर्ब जो पर्सन और नंबर से लिमिटेड नहीं है वो कहलाती हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। लाइक अगर मैंने बोला आई लाइक वॉचिंग टीवी, अगर मैंने बोला आई लाइक वॉचिंग टीवी, बिल्कुल टिक के बैटिंग करनी है। आज इस चीज को ऐसे समझ लेना है जिससे एग्जाम में इस तरह के जो दर्द है ना, डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ये पूरी तरह से एरेडिकेट हो जाए, पूरी तरह से खत्म हो जाए। ठीक है, सो आई लाइक वॉचिंग टीवी, आई लाइक वॉचिंग टीवी। तो अब यहां पे लाइक तो ऑलरेडी वर्ब आ गया और वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? वॉचिंग। वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? वॉचिंग। शी वॉन्ट्स टू गो अब्रॉड, मतलब वो जाना चाहती है कहां? अब्रॉड जाना चाहती है। तो वर्ब वॉन्ट्स के लिए ऑब्जेक्ट क्या हो गया? टू गो हो गया। नॉर्मली समझना इस बात को, हियर वॉचिंग एंड टू गो will not change if we change the subject of the sentence. This means they are not limited by number and person. मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो टू गो और वॉचिंग चेंज नहीं होगा सेंटेंस के वर्ब के अकॉर्डिंग। अगर आप देखें तो टू गो और वॉचिंग चेंज नहीं होगा सेंटेंस की वर्ब या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहां पे ये एक्चुअल वर्ब नहीं है। अगर ये वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहे हैं तो ये क्या है? किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह क्या वर्क करता है? जरा बताओ मुझे। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह किसी भी सेंटेंस में क्या वर्क करता है? फटाफट बता दो चैट बॉक्स में। इट्स नाउन। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? चलो इस पे भी मैं भी आगे बात कर रहा हूं, डोंट वरी। तो अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स की अगर मैं बात करूं तो ये 3 टाइप्स के हैं। पहला इन्फिनिट, जिसे हम इन्फिनिटिव भी बोलते हैं, जेरेंड और पार्टिसिपल्स। चलो एक बार इन पे बात कर लेते हैं, क्वेश्चंस पे भी डिस्कस करेंगे, पहले जान लेते हैं सबको। इन्फिनिट वर्ब्स क्या है? इट डिनोटेड बाय 2 + V1। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले 2 लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? इन्फिनिटिव बन जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले जब हम 2 लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? इन्फिनिटिव बन जाता है। ठीक है, इट एक्ट्स एज अ नाउन एंड अ वर्ब। ये कैसे एक्ट करता है? नाउन और वर्ब की तरह। बेसिकली इन्फिनिटिव सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह जब भी वर्क कर रहा है तो वो नाउन की ही तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, सो इसलिए इन्फिनिटिव को हम क्या बोलते हैं? वर्ब नाउन भी बोलते हैं। टू एर्र इज ह्यूमन, मतलब गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, गलतियां इंसान से ही होती हैं। कुछ ऐसे, आई वॉन्ट टू स्टडी, आई वॉन्ट टू स्टडी इंग्लिश। अगर आप ध्यान से देखें यहां पे टू एर्र जो है, एर्र मीन्स गलत करना या गलती करने से ही रिलेट करता है एर्र। ठीक है, एरर एर्र से ही बना हुआ है। ठीक है ना। सो अब यहां से अगर हम देखें, टू एर्र सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, टू स्टडी वांट के ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, यहां पे भी टू स्टडी वांट के ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। तो यहां इन सारे ही स्टेटमेंट्स में हमें समझ आ रहा है कि जैसे ही हमने वर्ब के पहले टू का यूज किया वो क्या बन गया? इन्फिनिट वर्ब बन गया, इन्फिनिटिव्स बन गए। ठीक है, अब अगर मैं जेरेंड की बात करूं, हां इन्फिनिटिव्स अपने आप में क्या है? नाउन है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं जरा बताओ? क्रिया अर्थक संज्ञा। मतलब a verb that has the meaning, a noun that has the meaning of a verb is called infinitive. So अब अगर हम देखें gerund, gerund it is denoting by V1 plus ing, it acts as a noun and a verb. ये verb की फर्स्ट फॉर्म में जब हम ing जोड़ते हैं तो ये बनता है, और जनरली ये भी नाउन की तरह मैक्सिमम केसेस में आपको वर्क करते हुए मिलता है क्योंकि ये भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है। ठीक है, इसको भी हम वर्ब नाउन बोलते हैं। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं बता दो फटाफट। जेरेंड को हिंदी में क्या बोलेंगे? जेरेंड का मतलब होता है क्रिया सूचक संज्ञा।
अ नाउन दैट फंक्शंस एज अ वर्ब, सॉरी, अ वर्ब दैट फंक्शंस एज अ नाउन इज कॉल्ड जेरेंड। क्रिया सूचक संज्ञा, क्रिया सूचक संज्ञा एक ऐसी क्रिया जो संज्ञा को सूचित करे कहीं ना कहीं, ठीक है, एक ऐसा वर्ब जो फंक्शन करे नाउन की तरह, दैट इज कॉल्ड जेरेंड, ठीक है। सो अब यहां से अगर हम देखें, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यहां पे स्विमिंग क्या है, सब्जेक्ट, जेरेंड है। आई लर्न ड्राइविंग, लर्न वर्ब है एक्चुअल में और इसका ऑब्जेक्ट है ड्राइविंग। आई लाइक वॉचिंग टेलीविजन, तो यहां पे वॉचिंग लाइक का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप अगर सारे स्टेटमेंट्स में देखो तो ड्राइविंग, स्विमिंग, वॉचिंग, ये तीनों, फर्स्ट स्टेटमेंट में स्विमिंग सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, सेकंड स्टेटमेंट में ड्राइविंग ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है और थर्ड स्टेटमेंट में वॉचिंग ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यस, तो ये सारे क्या हैं, जेरेंड की तरह फंक्शन कर रहे हैं। समझ में आ रही हैं ये चीजें? डन। नेक्स्ट, अब देखो हमने बचपन से ये पढ़ा है कि टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। अभी मैंने भी इन्फिनेटिव पढ़ाया तो मैंने भी बताया टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। प्रॉब्लम ये है कि ये सारी चीज हमने इतनी ज्यादा पढ़ ली है कि अब हमें टू के बाद अगर आईएनजी फॉर्म आ गया तो बस वहीं पे गलती लगना शुरू हो जाती है। हम देखते ही देखते उसी पार्ट में एरर पिक कर देते हैं जहां पे टू के बाद आईएनजी फॉर्म आ जाता है। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पे कुछ फ्रेजेस ऐसी हैं आपके सामने, कुछ फ्रेजेस आपके सामने ऐसी रखी हैं मैंने जिनके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। इनके बाद तो टू होता ही है, लेकिन इनके बाद हमेशा क्या आएगा, जेरेंड आएगा। इनके बाद हमेशा क्या आएगा, जेरेंड आएगा। ध्यान देना इस चीज को। लाइक यूज टू, अकस्टम्ड टू, एवर्स टू, एवर्स मतलब घृणा होता है, किसी चीज से दूरी बनाना, घृणा रखना। विद अ व्यू टू, एडिक्टेड टू, डिवोटेड टू, इन एडिशन टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, ऑब्जेक्ट टू, ओइंग टू, गिवन टू, टेकन टू, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे अपने आप में कुछ ऐसी फ्रेजेस हैं जिनके साथ आपको हमेशा क्या मिलता है, जेरेंड मिलता है। लाइक ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। अब टू स्मोक होता तो यह गलत हो जाता। अगला, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, अब टू मीट यू हो जाता तो गलत हो जाता। वैसे जो मैं गलत बोल रहा हूं वो सही लग रहा है और जो सही बोल रहा हूं वो गलत लग रहा है, ऐसी खिचड़ी पक रही है माइंड में, नहीं पक रही है, यस और नो? तो ध्यान देना इस चीज पे भाई, अगर ध्यान नहीं दिया तो गलतियां कंफर्म होंगी। लुकिंग फॉरवर्ड टू मतलब मौके की तलाश में होना, एडिक्टेड टू मतलब आदी होना, ठीक है, यूज टू मतलब इनहेबिटेड होना किसी चीज के लिए। तो अब नॉर्मल सी बात समझना, इनका यूज जब भी हम हेल्पिंग वर्ब्स के बात करते हैं, इन फ्रेजेस का यूज, तो इसके बाद हमेशा आने वाला जो पार्ट होगा वो जेरेंड होगा। ये चीज दिमाग में रखिए, ठीक है। मतलब इनके बाद आईएनजी फॉर्म आएगा और वो करेक्ट भी होगा। इन फ्रेजेस का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आई होप आप सभी ने। डन। नोट्स में तुरंत मेंशन कर लो इन सारी फ्रेजेस को, दिमाग में रखना। इनके बाद हमेशा जेरेंड मिलता है, याद रखना, ठीक है। सो ही वॉज यूज टू ड्राइविंग ऑन द राइट व्हेन ही वॉज इन लंडन, कुछ ऐसा। सो आगे बढ़े, ये फ्रेजेस क्लियर हैं सबको? अब जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, टू मीटिंग यू बिल्कुल सही है। ही इज गिवन टू ड्रिंकिंग, सही है। ही गॉट यूज्ड टू ड्राइविंग ऑन राइट व्हेन ही वॉज इन लंडन, फिर हमें आईएनजी फॉर्म मिल रहा है। बट मॉडल्स V1 कम्स आफ्टर यूज टू। देखो ध्यान देना इस चीज पे, जब मैंने वर्ब के बाद यूज टू का यूज किया या किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज टू का यूज किया तो फिर तो मुझे वर्ब का आईएनजी फॉर्म मिला। लेकिन अगर मैं मॉडल की तरह यूज, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज टू का यूज कर रहा हूं तो इसके बाद हमें क्या मिलेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा। इसको पहचानने का बस इतना तरीका है, जब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब या कोई वर्ब ना मिले इसके पहले, यूज टू के पहले, तो समझ लो कि अब इसके बाद V1 मिलेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा। भावनाएं समझ में आ गई? या सुनो, कहने का मतलब बस इतना सा है कि अगर इसके पहले कोई वर्ब मिल गया यूज टू के पहले, कोई हेल्पिंग वर्ब वगैरह, तो आगे आपको जेरेंड मिलेगा। और अगर यूज टू का ही यूज हुआ है सब्जेक्ट के जस्ट बाद,
तो आप V1 का यूज कर सकते हैं और वो करेक्ट है। ठीक है, चल पार्टिसिपल्स देखो, पार्टिसिपल्स जनरली 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में V1 प्लस ING आ जाता है, पास्ट पार्टिसिपल में V3 आ जाता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है। ये पॉइंट है जो बेसिक है, जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, लाइक हियरिंग द नॉइज वी रेस्ट आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, मतलब आवाज को सुन के हम रेस्टोरेंट से बाहर आ गए, कुछ ऐसा। एक चीज और याद रखना, पार्टिसिपल्स जनरली कैसे वर्क करते हैं, एडजेक्टिव की तरह वर्क करते हैं। जनरली पार्टिसिपल्स कैसे वर्क करते हैं, एडजेक्टिव की तरह वर्क करते हैं। जैसे अगर मैंने बोला द मैच इज इंटरेस्टिंग, तो इंटरेस्टिंग क्या है, मैच है। आई एम इंटरेस्टेड इन द मैच, तो अब इंटरेस्टेड कौन है, मैं हूं। जब मैच इंटरेस्टिंग था तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आया, और जब मैं इंटरेस्टेड हूं तो पास्ट पार्टिसिपल आया। दोनों ही केस में ये नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। पहले केस में अगर मैंने बोला मैच इज इंटरेस्टिंग, तो मैच इंटरेस्टिंग था, मैच नाउन है। और अगर मैंने बोला आई एम इंटरेस्टेड, तो आई मतलब प्रोनाउन, पर्सन की बात हो रही है। और इंटरेस्टेड कौन है, पर्सन है। इंटरेस्टेड कौन है, पर्सन है। भावनाएं समझ आ रही हैं, जो मैं कहना चाहता हूं वो चीज समझ पा रहे हो। ठीक है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, सो थिंकिंग ऑल इज वेल ही वेंट टू बेड। तो यहां पे अगर हम देखें, थिंकिंग आपका क्या हो रहा है, थिंकिंग भी प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह वर्क कर रहा है। जब वर्ब की ING फॉर्म एक एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करने लगे तो समझ लो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल क्या है, V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म। ड्राइवन बाय पॉवर्टी ही कमिटेड सुसाइड, पॉवर्टी के कारण, गरीबी के कारण उसने सुसाइड कर लिया। डिसीव्ड बाय हिज बेस्ट फ्रेंड ही वाज लेफ्ट इन लर्च। ठीक है, मतलब डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड, डिसीव मतलब धोखा देना ही होता है ना, उसको धोखा दिया गया इसलिए उसको बीच रास्ते में छूट गया, वो बेचारा फंस गया चक्कर में, कुछ ऐसे। जैसे बोलते हैं ना लीव समवन इन लर्च, किसी को प्रॉब्लम्स में छोड़ के चले जाना। ईडियम याद है ना, ये लीव समवन इन लर्च मतलब किसी को उसकी प्रॉब्लम्स में छोड़ के चले जाना। क्वेश्चंस भी करेंगे, बस ये कर लेते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, इसके बाद क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल है। लाइक हैविंग डन विद इट दे गॉट डाउन टू वर्क, कुछ ऐसा। पहला स्टेटमेंट हो गया, हैविंग के साथ डन आया। हैविंग रेस्टेड दे स्टार्टेड देयर जर्नी अगेन, मतलब एक काम हुआ और उसके बाद दूसरा काम को डिनोट किया जा रहा है, कुछ ऐसे बताया जाता है यहाँ पे। जैसे कि उन्होंने रेस्ट किया पहले और उसके बाद उन्होंने फिर से जर्नी स्टार्ट कर दी। रेस्ट करने के बाद उन्होंने जर्नी स्टार्ट कर दी। लॉजिक समझ रहे हो ना मेरी बात का, मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो अब पहचान लोगे ना। ये मैंने बेसिक बताया आज अभी आपको, अभी मैं बहुत डीप पे नहीं जा रहा हूँ इसके, डोंट वरी। मैं अभी बेसिक बता रहा हूँ आपको, इससे रिलेटेड और भी चीजें भी लेके आऊंगा। अभी मैं आपकी जान पहचान करा रहा हूँ, जेरेंड से, इन्फिनेटिव से, पार्टिसिपल से, एक्चुअल में है क्या, ये बताना चाहता हूँ आपको मैं। ठीक है, अब हम कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब यहां पे एक काम करिएगा, आप कॉपी और पेन निकाल लीजिए, कॉपी और पेन निकाल लीजिए आप सभी। और कुछ वर्ब्स आपको मिलेंगे, कुछ वर्ब्स मिलेंगी जिनके बाद इन्फिनेटिव आता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। कुछ वर्ब्स मिलेंगी जिनके बाद जेरेंड आता है, वर्ब का ING फॉर्म आता है। और कुछ वर्ब्स ऐसी मिलेंगी जिनके बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है पता है, बेयर इन्फिनेटिव का मतलब ये होता है, जैसे इन्फिनेटिव क्या है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये इन्फिनेटिव है। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब क्या हो गया, टू हटा दिया, सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये है बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, तो कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनमें वर्ब के पहले टू नहीं लगता, वो सारी चीजें आपको पता चलने वाली हैं अभी। तो सभी रेडी हैं, इससे रिलेटेड एक लिस्ट भी कराऊंगा, अभी कुछ और चीजें इससे रिलेटेड लेके आऊंगा आपके लिए एक्साइटिंग। ठीक है, सो पहला स्टेटमेंट, डू यू फील लाइक गोइंग टू अ फिल्म और वुड यू रैदर टू स्टे एट होम। स्पीड में देखो और पिक करो अपना आंसर। स्पीड में देखो और पिक करो अपना आंसर। ओके, अच्छा, इस स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो हमें यह समझ आ रहा है
साउंड बढ़िया था। डू यू फील लाइक गोइंग टू अ फिल्म और वुड यू रैदर टू स्टे एट होम? देखो एक चीज याद रखना, जब भी हम बात करते हैं वुड रैदर की, वुड रैदर rather than, sooner than, had better, दिमाग में रहेगा ये। वुड रैदर, रेदर देन, सूनर देन, हैड बेटर, इन सब के बाद क्या आता है? बेयर इन्फिनेटिव आता है। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? अभी बताया तुरंत। बेयर इन्फिनेटिव मतलब इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा लेकिन उसके पहले कभी टू नहीं आएगा, ऐसा कुछ कहना चाहता हूं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो अब अगर हम देखें टू स्टे, तो ये गलत हो गया। सिर्फ स्टे का यूज करेंगे तभी ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो डू यू फील लाइक गोइंग टू अ फिल्म और वुड यू रैदर स्टे एट होम? आंसर आपका जाएगा फोर्थ पार्ट। समझ गए ना भावनाएं? दिमाग में रहेगा। चल आगे बढ़ते हैं। We got tired of waiting for the weather to clear and finally decided set out in rain. फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। बिल्कुल हलवा सा स्टेटमेंट है, बिल्कुल हलवा सा स्टेटमेंट है। ओके, we got tired of waiting for the weather to clear and finally decided to set out in the rain. अब यहां से अगर हम देखें decide, decide verb के साथ 2 + V1 मिलेगा। decide verb के साथ क्या मिलेगा? 2 + V1 मिलेगा। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा वो जाएगा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट वुड बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट, Ashish keeps to ask me the time and I keep telling him to buy himself a watch. आशीष मुझसे हमेशा टाइम पूछता रहता और मैं उससे हमेशा कहता रहता हूं भाई खुद की वॉच खरीद लो, कुछ ऐसा। चल सो अब फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। बिल्कुल हलवा सा स्ट्रक्चर है, स्पीड में पिक कर दो आंसर। Keep is followed by gerund. Keep is followed by gerund. Keep के बाद आपको 2 + V1 नहीं मिलता बल्कि gerund मिलता है। So Ashish keeps asking me the time and I kept telling him to buy himself a watch. This would be the correct structure and our answer would be first part. ठीक है। Next, after discuss the matter for an hour, the committee adjourned without having reached any decision. फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। देखो मैटर को डिस्कस करने के बाद 1 घंटे तक मैटर डिस्कशन हुआ और उसके बाद कमिटी को एडजर्न कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया किसी डिसीजन पे पहुंचे बिना। जब भी किसी प्रपोजिशन का यूज करते हैं, ध्यान देना इस चीज पे, मैं टू की बात नहीं कर रहा हूं। जब भी जनरली किसी प्रपोजिशन का यूज करते हैं तो इसके बाद जनरली आपको जेरेंड मिलता है। ठीक है, प्रपोजिशन के बाद आपको जेरेंड मिलता है। सेंटेंस के ऑब्जेक्ट्स को सेंटेंस से जोड़ने का काम प्रपोजिशन करता है। ठीक है, सो अब यहां पे आफ्टर डिस्कस होगा या आफ्टर डिस्कसिंग द मैटर फॉर एन आवर? आफ्टर डिस्कस या आफ्टर डिस्कसिंग क्या होना चाहिए? फटाफट चैट बॉक्स में बता दो सभी। आफ्टर डिस्कस या आफ्टर डिस्कसिंग? Of course, after discussing. So statement would be what? After discussing the matter for an hour, the committee adjourned without having reached any
decision. This would be the correct structure and our answer would be first part. Babita rushed out of the room without giving me a chance to explain. अब बिल्कुल हलवा सा स्ट्रक्चर है, अभी अभी कुछ बताया मैंने आपको। फटाफट देखो और पिक कर दो अपना आंसर। बबीता रश्ड आउट ऑफ द रूम विदाउट गिवन मी। विदाउट फिर प्रपोजिशन है, गिवन होगा गिविंग होगा, गिवन होगा गिविंग होगा, फटाफट बताओ। गिवन गिविंग, गिविंग का यूज करेंगे ना। बबीता रश्ड आउट ऑफ द रूम विदाउट गिविंग मी अ चांस टू एक्सप्लेन। ठीक है। मृत्युंजय डिसाइडेड टू पुट ब्रोकन ग्लास ऑन द टॉप ऑफ हिज वॉल प्रिवेंटिंग बॉयज टू क्लाइंबिंग ओवर इट। स्पीड में देखो और पिक करो अपना आंसर। वेरी गुड। मैंने अभी अभी बताया डिसाइड 2 + V1 से ही फॉलो करता है, तो आगे भी तो प्रिवेंटिंग नहीं बल्कि प्रिवेंट का, टू प्रिवेंट का यूज करेंगे। यस और नो? आगे भी हमें क्या यूज करना पड़ेगा? टू प्रिवेंट का यूज करना पड़ेगा प्रिवेंटिंग की जगह पे। मृत्युंजय डिसाइडेड टू पुट ब्रोकन ग्लास ऑन द टॉप ऑफ हिज वॉल टू प्रिवेंट बॉयज टू क्लाइंबिंग ओवर इट। ठीक है। सो वैसे टू क्लाइंब भी हो तो ज्यादा ही अच्छा है। हाँ, टू क्लाइंब ओवर इट। वैसे थर्ड और फोर्थ अगर दोनों में एरर है तो हमें प्रेफरेंस तो थर्ड पे ही जाना पड़ेगा। आंसर आपका थर्ड पार्ट जाएगा। नेक्स्ट, ही डिसाइडेड टू डिस्गिस हिमसेल्फ बाय ड्रेसिंग एज अ वुमन। मतलब डिस्गिस मीन्स क्या होता है? अपनी पहचान को छुपाना, छुपाना अपने आप को। उसने डिसाइड किया क्या कि वो अपने आप को छुपा लेगा, अपनी पहचान को छुपा लेगा, अब एक वुमेन की तरह कपड़े पहन लगेगा और अपने आप को छुपा लेगा, कुछ ऐसा। तो वुमेन की तरह अगर एक बंदा अपने आप को छुपा रहा है और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पे क्या बीमारी दिख रही है आपको? फटाफट बताइए। वैसे ऐसा देखा है कभी आपने? अच्छा, यहां पे अगर हम देखें, ही डिसाइडेड, डिसाइड के बाद 2 + वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। हिमसेल्फ ठीक है। बाय ड्रेसिंग एज अ वुमन, ये भी सही है। फर्स्ट भी सही है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब सही है। तो आंसर क्या होगा? आंसर वही होगा जो हम पिक नहीं करते। आंसर वुड बी फिफ्थ पार्ट। नेक्स्ट, व्हेन द पेंटर फेल्ट द लैडर बिगेन टू स्लिप ही ग्रैब्ड द गटर टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम वॉल। अब जब पेंटर को फील हुआ कि जो लैडर है, जो सीढ़ी है, वो गिरने वाली, तो उसने क्या किया? ग्रैब्ड द गटर। गटर मतलब क्या होता है? पनाला, जहाँ से पानी वगैरह नीचे की ओर आ रहा है ना छत से, उसी की बात हो रही है। तो उसको उसने ग्रैब किया, उसको पकड़ लिया उसने, जिससे कि वो गिरने से बच जाए, कुछ ऐसा कहना चाहता है। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। बिल्कुल हलवा सा स्ट्रक्चर है। फिर फ्रॉम का यूज हुआ है, प्रपोजिशन फॉल होगा, फॉलिंग होगा, फॉल होगा, फॉलिंग होगा, फॉलिंग का यूज करेंगे ना। आंसर हमारा फोर्थ पार्ट जाने वाला है। क्या बात है। देयर आर पीपल हु कांट हेल्प टू लाफ व्हेन दे सी समवन स्लिप ऑन अ बनाना स्किन। बिल्कुल हलवा सा स्ट्रक्चर है। और यहां से एक नया वर्ड भी सीखने वाले हैं जिसके साथ बेयर इंफिनिटिव आता है। अब तो समझ ही गए होंगे। हेल्प इज फॉलोड बाय बेयर इंफिनिटिव। हेल्प इज फॉलोड बाय बेयर इंफिनिटिव मीन्स हेल्प के बाद टू लाफ नहीं बल्कि सिर्फ लाफ आएगा। देयर आर पीपल हु कांट हेल्प लाफ व्हेन दे सी समवन स्लिप ऑन अ बनाना स्किन। आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी सेकंड पार्ट। हेल्प टू लाफ की जगह पे हेल्प लाफ होगा। वैसे टू लाफ ज़्यादा अच्छा लग रहा है लेकिन ग्रामेटिकली गलत है।
सो होमवर्क की बात कर लेते हैं फटाफट। आज का होमवर्क आपके सामने है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो, सभी को आंसर करना है, ठीक है। सो अब कल के होमवर्क का आंसर होगा विल हैव डिपार्टेड। विल हैव डिपार्टेड वुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि आगे रीच लिखा है और आगे का स्टेटमेंट प्रेजेंट तभी जाएगा जब हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे। वैसे तो पास्ट इंडेफिनिट जाता है ना आगे का स्टेटमेंट। ज़्यादातर एस्पिरेंट्स ने बी पार्ट आंसर पिक कर दिया, जो गलत हो गया सभी का, ठीक है, याद रखना। सो आज का सेशन यहीं पे होता है कंप्लीट। सो नेक्स्ट सेशन जो आपका है, जैसा कि मैंने पहले ही अनाउंस किया, मंडे का जो आपका क्लास होगा, मंडे का 10:30 AM पे जो क्लास होगा वो होगा टाइम एंड टेंस से रिलेटेड। किस पे होगा? टाइम एंड टेंस से रिलेटेड। कल के सेशन में हमने टाइम एंड टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कशन किया था, और अपकमिंग जो मंडे का सेशन है उसमें भी हम टाइम एंड टेंस पार्ट 2 पे बात करेंगे। मीन्स कुछ और धमाकेदार से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो तैयार रहिए मंडे को 10:30 AM पे यहीं इसी महंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। सेशन में मजा आया हो तो एक लाइक कर देना, कमेंट करिए, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए, कैसा लगा आप सभी को सेशन जरूर बताइएगा। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे। मैं मिलूंगा आपसे मंडे मॉर्निंग 10:30 AM, और कल का जो मैराथन क्लास है वो सभी को ज्वाइन करना है। मैराथन क्लास आपका लगातार सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगा। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.